आई एम योर टीचर अनीस और आपका स्वागत है इस दुआ एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपको डेली टू डेली आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। आज हमने क्लास शुरू किया है मैथ का, जो कि क्लास 11th का है। मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा। ज़्यादा बातें न करते हुए हम सेट शुरू करते हैं। देखिए, आप अभी सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो कि समुच्चय सिद्धांत के नाम से इस पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है। यहाँ दुनिया के सभी स्टूडेंट इसे सेट थ्योरी करके पढ़ते हैं और आप इसे अब समझेंगे कि सेट थ्योरी क्या होता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी चीज़ों को सुने होंगे और आपसे मुझे लगता है कि आप सेट थ्योरी से परिचित हैं, बट आप यहाँ पे इसके मैथमेटिकल टूल्स को समझेंगे। जैसे आप कभी कभी ये सुनते हैं, शादी विवाह में टी सेट देना होता है हमें, तो टी सेट देते हैं। बर्तन का सेट होता है, टीम होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो सेट जो शब्द है उसका मीनिंग होता है समुच्चय। समुच्चय में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, अर्थात सुपरिभाषित संग्रह होता है वस्तुओं का, व्यक्तियों का और संख्याओं का भी हो सकता है यह। तो आपको इसके डिफिनेशन लिखने होंगे। मैं डिफिनेशन बोलूँगा और इसके साथ साथ आप इसे नोट भी करते चलेंगे। तो देखिए क्या होता है आपका समुच्चय सिद्धांत। ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित ऐसा संग्रह होता है कि इसके जो वस्तुएं होती हैं वो पूरी तरीके से डिफाइन होती हैं, अर्थात सुपरिभाषित होती हैं, एक विशेष गुण द्वारा डिफाइन होती हैं। उसे कहते हैं सेट। मैं आपको लिख देता हूं परिभाषा, देखें। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ आपको इस सुपरिभाषित शब्द का मतलब समझना होगा कि सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ। यहाँ इसे इंग्लिश में वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड, इट मीन्स the set theory is nothing but it is only well defined collection of things, numbers and objects। ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह मात्र होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सप्ताह के
सप्ताह के दिनों का समुच्चय आप इसे देख सकते हैं कि अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, कोई आपसे बोलता है कि अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, तो आपके मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि अंग्रेजी के स्वर तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब आप पूरी तरीके से डिफाइन है वो क्यों 5 ही होता है। फिर आपको बोल दिया जाए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सो आप तुरंत याद करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ये 7 ही दिन आपके मानव मस्तिष्क में दस्तक देते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड है, अर्थात सुपरिभाषित है। उसके कलेक्शंस को बोलते हैं समुच्चय। ये तो बात आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट ज़्यादा एग्जाम्पल्स न देकर बातों को समझने की कोशिश की जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि आप किसी सेट को कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप इसे बताता हूं, आप समझें। इस को पहले समुच्चय तालिका विधि, कहाँ तालिका विधि समुच्चय निर्माण विधि समुच्चय विधि, निर्माण विधि तथा रोस्टर विधि इन्हीं से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली विधि हुई है। दूसरी विधि है गुण विधि। तो आप समुच्चय को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको इन विधियों पे विशेष ध्यान देना होगा। आप इनको पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप देखेंगे जितने भी IITs वगैरह के मैथमेटिशियंस होते हैं वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मैथमेटिकल टूल्स को वो गुण विधि से डिनोट कर देते हैं। तो आपको वहाँ पे समझ नहीं आती चीज़ें। और मैं आपको बताता हूँ आज कि कैसे आप किसी समुच्चय को तालिका विधि, समुच्चय निर्माण विधि तथा रोस्टर विधि, तीनों के नाम एक ही है, एक ही नाम है, अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। और ये गुण दूसरी विधि है, आप कैसे समझोगे। तो मैं इन्हीं के एग्जाम्पल्स लेकर बताता हूँ। जैसे मैं आपको अभी तालिका विधि बता रहा हूँ, इसे समझें। मैं इस अंग्रेजी के स्वरों के समुच्चय को तालिका विधि से लिखने की कोशिश करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कैसे लिखते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझें कि आप सेट को किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शा सकते हैं। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर क्या होते हैं, ABCD, A to Z। तो आप A से डिनोट कर सकते हैं किसी भी सेट को। तो मैं इस सेट को A से डिनोट कर रहा हूँ और मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, मझला ब्रैकेट, जिसे मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। और ब्रैकेट लगाने के बाद इसके एलिमेंट्स को इसमें लिखा जाता है, मतलब अवयवों को लिखा जाता है।
कि इस अंग्रेजी के स्वरों के समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अवयव आते हैं, सदस्य होते हैं। तो आप जानते हैं कि और कोई नहीं, वो होता है ए, ई, आई, ओ और यू। एक बात ध्यान रखो कि अंग्रेजी के जो ये अक्षर लिखे जा रहे हैं ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल में है, अर्थात जो अंदर वाले मटेरियल्स होता है और चीज़ें होती हैं उनको छोटे अक्षरों में, और जो बाहर की चीज़ें होती हैं अर्थात जिससे आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और सब जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स अवयव हैं, उनके मध्य कॉमा लगा दिया जाता है। इस तरह से आप लिखते हो समुच्चय निर्माण विधि, और समुच्चय निर्माण विधि आपका रोस्टर विधि, इस तरीके से लिख देते हो इनको। मैं अब इसी चीज़ को आपको बताऊंगा गुण विधि से। गुण विधि में दोस्तों क्या करते हैं कि बिल्कुल ये गुण विधि है, बिल्कुल इसी के जैसे है। आप किसी भी अक्षर से इसे डिनोट कर देते हो, मैं इसे ए से ही डिनोट करता हूँ गुण विधि को भी। और इसमें क्या करते हैं, एक्स लिखने के बाद सच दैट करते हैं, एक्स सच दैट। इसका मतलब होता है कि एक्स इस प्रकार है कि, एक्स इस प्रकार है कि, एक्स एक्स अंग्रेजी का, एक्स अंग्रेजी का एक, अंग्रेजी का एक स्वर है, एक स्वर है। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं, यहाँ x लिखा गया है, इसको बोलते हैं सच दैट। अर्थात x मीन्स हुआ, x का मतलब a हो सकता है, x का मतलब e हो सकता है, x का मतलब i हो सकता है, o हो सकता है, u हो सकता है। अर्थात ये जो x है इन्हीं में से कोई एक है जो अंग्रेजी का एक स्वर है। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ अंग्रेजी का स्वर होना एक विशेष गुण है, अर्थात इसलिए इसे गुण मेथड भी कहते हैं। आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको इनको लिखने के मेथड के तरीकों को बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ओके, देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दो से बड़ी तथा 10 से छोटी सम संख्या का समुच्चय। इसको करना है हमें। एक देखो ये स्टेटमेंट दिया होता है और हमें इसे मैथमेटिकल टूल्स में लिखना होता है। तो स्टेटमेंट तो दे दिया गया है, इसके बाद हम इसे मैथमेटिकल टूल प्रदान करते हैं जो कि दो तरीके का है, मैंने आपको बताया है पहले ही। पहला है समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि से लिखते हैं। तो तरीका क्या है, वही कि फिर हम अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर से इसे डिनोट करते हैं, ए बी सी डी किसी से डिनोट कर सकते हैं, सो कर लेते हैं सी से। सी से डिनोट करने के बाद इक्वल लगाते हैं, उसके बाद मझले ब्रैकेट में अपने एलिमेंट्स को लिखना होता है। हम जानते हैं कि ये क्या सेट है कि नहीं। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि ये सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि 2 से बड़ी तथा 10 से छोटी सम संख्याएं क्या हो सकती हैं। 2 से बड़ा होता है 4, 6, 8, बस 10, लेकिन 10 से छोटी ही चाहिए। सो हम इजली इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो 2 से बड़ी क्या हो सकता है, 4, 6, 8 और 10 तो नहीं होगा क्योंकि 10 से छोटा ही लिखना है। सो फिर आप इतने ही एलिमेंट इसमें लिखेंगे। तो आपने जो ये स्टेटमेंट दिया गया था, कथन था, उस कथन को आपने इस तरीके से लिख दिया है। इस विधि को कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि।
समुच्चय निर्माण विधि। मैंने आपको पहले बताया है कि समुच्चय निर्माण विधि के अन्य कई नाम हैं, जैसे रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि और तालिका विधि। तालिका विधि इसी के नाम है। समुच्चय निर्माण विधि कहो, रोस्टर विधि कहो, तालिका विधि कहो, जो यह लिखा गया है तीनों एक ही नाम है। मैं अब इसी सेट को गुण विधि से लिखने जा रहा हूं। पहली बात तो हो गई, अब बातें दूसरी हो रही हैं। सेकेंड टर्म, आप इस चीज को अब लिखने जा रहे हो गुण विधि से। गुण विधि से लिखोगे तो मैंने आपको गुण विधि में बताया हुआ है। करते क्या है कि इसे भी किसी बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर से। सो आप सी लिख दो इज इक्वल्स, यहाँ भी ब्रैकेट वही लगाते हो, अंतर बस इतना है कि आप यहाँ लिखते हो एक्स सच दैट। एक्स इस प्रकार है कि क्या कैसा है एक्स, तो आप देख रहे हो कि ये 4, 6, 8 मतलब एक सम संख्या है। तो लिखोगे कि x एक सम संख्या है जो x तो एक सम संख्या हो गई जो 2 से बड़ी है तथा 10 से छोटी है। तो आप लिखोगे जो ग्रेटर देन है, x जो है वो ग्रेटर देन है 2 से और लेस देन है 10 से। सो आप ऐसा करके ऐसा चिन्ह लगा देते हो। एक बात बताता हूँ, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, या जो आप हिंदी लिखे हैं हिंदी को आप मैथमेटिकल टूल्स दे सकते हो, जैसे इसी बात को दूसरे तरीके से, लेकिन वो भी तरीका गुण विधि का ही होगा। ऐसे C इज इक्वल्स एक्स सच दैट जहां एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो है एक्स है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तथा एक्स इज इक्वल्स टू n, एक्स इज इक्वल्स टू n, जहां n की वैल्यू 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखें कि जो n की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 रखते हो तो 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, फिर n की वैल्यू 3 रखते हो तो 2 3 जा 6, n की वैल्यू 4 रखते हो तो 4 2 जा 8। मतलब जो हमें ये एलिमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, आपको देखना है कि ये इसमें है कि नहीं। सो नहीं है, देखो 2 इसमें नहीं है, तो जो n की वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल नहीं हो सकती, वो 2 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, वो 2 से बड़ी है और वो 10 से छोटी भी है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। स्टॉप करो। तो अब तक आपने जाना कि सेट को कैसे डिफाइन करते हैं और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट हो सकता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि यदि कोई चीज़ें वेल डिफाइन ना हो तो क्या वो सेट नहीं हो सकती। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो सेट नहीं हो सकती। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सहायता से हम सेट नहीं होने की चीज़ों को समझ सकते हैं, वो आप यहाँ भी तुरंत देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं के कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स का समुच्चय
आपको बोल दिया जाए कि चलो क्लास 10th में और कुछ स्मार्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन करो, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ वहाँ पे कोई अपने आप को स्मार्ट मानेगा और कोई नहीं भी मान सकता है ना। तो आप फंस जाओगे फिर वहाँ पे। फिर आपको बोल दिया, किसको चुनोगे? कोई अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, फिर किसी एक दूसरे के रेफरेंस में दूसरा कोई स्मार्ट हो सकता है, तो आप इस गुण को डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये एक समुच्चय नहीं है, एक समुच्चय नहीं है। फिर देखो, किसी हॉस्टल के कुछ लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, इसे भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस हॉस्टल में अपने आप को हर कोई लंबा मानेगा, फिर ये कोई डिफाइन नहीं कर सकते। इसके कैसे लिखो एलिमेंट्स को, नहीं लिख सकते आप। तो ये भी जो सेट है वो डिफाइन नहीं है, अतः इसके सेट को आप नहीं बना सकते हो। और अब आप ये समझेंगे कि आकाश में तारों का समुच्चय, क्या ये डिफाइन है? बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि आप ये अभी गणना हुई है जस्ट कि इसके कैलकुलेशन तो याद नहीं, बट अभी जस्ट गणना हुई है कि इनकी संख्या निश्चित है। निश्चित मतलब वेल डिफाइन है। सो आप इजीली बता सकते हो कि आकाश में तारों का समुच्चय भी क्या है, एक समुच्चय है, ये बन सकता है। सो ये वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है, तो इसका समुच्चय बन जाएगा। और आप वो है ना, अब आपको बताते हैं, जैसे कोई एक सेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, बी, सी, आई। तो ध्यान दीजिए, आप जितने भी इसके अवयवों को देख रहे हैं, वो एक बात इसमें कॉमन पॉइंट है कि आप ये देखें कि कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ ए एक बार है, यहाँ ए दोबारा आया हुआ है, यहाँ आई एक बार है, यहाँ दोबारा आई रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई और रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो जो रिपीटेड केसेस होते हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक ही बार लिखा जाता है। याद रखिए बात को, जो रिपीटेड होते हैं एलिमेंट्स, उनको केवल एकमात्र एक ही बार लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स ए, ई, आई, ओ, यू। अब ए नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने एक बार लिख दिया है, बी और सी। तो इस तरह से आपने इसे देखा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, बट इतना करने से आप क्लास 11th का जो NCERT है, चैप्टर फर्स्ट, उसके एक्सरसाइज फर्स्ट को इजीली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हुई है तो इसे प्लीज़ रेटिंग दें इसमें, और इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, सो आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।